चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? मंडला में, शहडोल में, रायसेन में या बालाघाट में? बैगा विकास अभिकरण नहीं है। कहाँ नहीं है? बैगा बैगा एक प्रकार से विशेष कमजोर जनजाति के समूहों में गिना जाता है। बैगा समूह को विशेष कमजोर जनजाति समूहों में गिना जाता है। बैगा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पंजाब और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बैगा जनजाति पाई जाती है। यह परंपरागत तौर से खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बैगा विकास अभिकरण कहाँ उपस्थित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रायसेन में उपस्थित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? कौन से नहीं है मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार? नारायण श्रीधर बेंद्रे, यह क्या मध्य प्रदेश के हैं या नहीं है? जी हाँ, यह चित्रकार भी है। इनका जन्म इंदौर में हुआ है और ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि 1992 में इन्हें पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया था, नारायण श्रीधर बेंद्रे को। अगला देखते हैं, श्री चिंचालकर यह भी एक लेखाकार और चित्रकार दोनों के दोनों हैं। यह देवास में जन्मे थे। देवास जिले के अंदर लाओट गांव में इनका जन्म हुआ था। नाना साहब पेंडसे, यह कहाँ के हैं? यह भी लेखक और चित्रकार हैं, लेकिन यह ब्राह्मण समाज से आते हैं और राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। यह एक संगीतकार भी हैं। यह कहां से आते हैं? राजस्थान में। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नाना साहेब पेंडसे। अमृतलाल बेगड़ के बारे में अगर बात करें तो यह भी चित्रकार हैं और इनका जन्म जबलपुर में हुआ है। जबलपुर में इनका जन्म हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या कहता है? किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता है? इस तीर्थ स्थल का नाम सिर्फ मंधाता नहीं है, इसे शिवपुरी भी कहा जाता है, महिष्मति भी कहा जाता है। लेकिन बताना है कि इनमें से क्या कहा जाता है। किस तीर्थ स्थल का नाम मंधाता है? कादमगिरी, ओमकारेश्वर, अमरकंटक या महेश्वर? मंधाता भी कहा जाता है, शिवपुरी भी कहा जाता है, महिष्मति भी कहा जाता है और साथ में इसे ओमकारेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओमकारेश्वर। मंधाता क्या है? मंधाता एक पहाड़ी है। पहाड़ी का नाम मंधाता है, इसलिए इसका नाम भी मंधाता रख दिया गया। ओमकारेश्वर किस जिले में उपस्थित है? यह खंडवा जिले में उपस्थित है। खंडवा जिले में उपस्थित है। ओमकारेश्वर में एक शिवलिंग है जो कि भारत की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे यह बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कौन सा तुर्रा कलंगी बताना है? मालवा, निवाड़, बुंदेलखंड या बघेलखंड? तुर्रा कलंगी लोक नाट्य यह कहां प्रसिद्ध है? निमाड़ में। यह एक लोकप्रिय नाट्य शैली है और प्रमुख रूप से काव्य गा कर काव्य को गाया जाता है। संगीतमय विवाद इस पर होता है। इस लोक नाट्य में नाटक करते हैं, काव्यों को गा कर संगीतमय होता है। ठीक है, प्रमुख रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस लोक नाट्य को किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? विश्व का प्रथम विज्ञापन या दुनिया का पहला विज्ञापन किस अभिलेख में दिया गया था? दसपुर, सोहगरा या इसे आप सोहगौरा भी कह सकते हैं, सुपिया या एरन अभिलेख? तो विश्व का सबसे पहला विज्ञापन किस अभिलेख में लिखा गया है? दसपुर अभिलेख इस प्रश्न का सही उत्तर है। दसपुर अभिलेख कब लिखा गया है? लगभग 436 से लेकर 455 ईस्वी के आसपास। 436 से लेकर 455 ईस्वी के आसपास इस अभिलेख पर इस विज्ञापन को छापा गया है। यह दसपुर अभिलेख कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। और इस अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया है? इस अभिलेख को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। सोहगरा अभिलेख यह कहाँ है? यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया एक अभिलेख है। यह प्राकृत में भी लिखा गया है और ताम्र अभिलेख है। यह एक प्रकार का ताम्र अभिलेख है। यह सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है, इसे आप याद रखिएगा। सोहगरा अभिलेख को एक ताम्रपत्र अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में यह स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। सुपिया अभिलेख क्या है? सुपिया अभिलेख कहाँ है?
यह स्कंदगुप्त के समय लिखा गया एक प्रमुख अभिलेख था। रीवा मध्य प्रदेश के अंदर यह उपस्थित है। सुपिया अभिलेख, एरण अभिलेख के बारे में, यह कहाँ उपस्थित है? सागर मध्य प्रदेश के अंदर उपस्थित है एरण अभिलेख। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली कौन सी थी? अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत या भारतीय परिसंघ? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? संघीय प्रणाली कौन सी थी? अखिल भारतीय संघ। प्रमुख रूप से एक बात और है, भारत शासन अधिनियम में यहाँ 3 सूची इसी अधिनियम से आई थी। कौन कौन सी? संघीय सूची, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। जब यह सूचियां बनाई गई थी, सबसे पहले संघीय सूची में कितने विषय को शामिल किया गया था? 59, और प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषयों को शामिल किया गया था। याद रखना है, संघीय सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। और एक अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? याद रखना है, अपशिष्ट शक्तियां किसे दिया गया था? वायसराय को दी गई थी अपशिष्ट शक्तियां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। कब लाया गया था? 13 दिसंबर सन 1946 को। कब? 13 दिसंबर सन 1946 को, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक चल रही थी। और बताना है उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो इसका उत्तर होगा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। प्रस्ताव में प्रमुख रूप से कौन कौन सी बातें थी? ध्यान से सुनिएगा। पहली बात जो थी कि भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता की गारंटी होनी चाहिए। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा के उपाय हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है। मैं जब डिटेल से पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा जरूर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के लिए प्रश्न नंबर 38। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? 108 में किससे शक्ति दी गई है कि आप संसद के दोनों सदनों को बुला सकते हैं? संसद के किसी भी सदन को बुला सकते हैं राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत यह शक्ति है कि वह संसद के किसी भी सदन को बुला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति का आशय वह चाहे तो बुला सकते हैं। और इसका क्यों बुलाएंगे भाई? विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए, मतदान करने के उद्देश्य से इन दोनों सदनों को बुलाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों को जब बुलाया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ध्यान से सुनेगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? या तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, या तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, अगर ये दोनों नहीं है तो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं कर सकता है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष जरूर कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक जो बुलाई जाएगी उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यह पॉइंट नोट करके क्योंकि काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? अस्पृश्यता से संबंधित प्रश्न है, मतलब इसका प्रश्न का उत्तर ही अनुच्छेद 17 होगा।